हेलो बच्चों, आज हमें आप लोगों को बताना है गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति दो प्रकार की होगी, देखिएगा ध्यान से। यदि कोई पिंड या कोई गेंद है अपने छत से ऊपर से नीचे की तरफ गिराएंगे, एक छत पे चढ़ जाए हम 2-3 तल ऊपर हो और उससे हम कोई गेंद या कोई वस्तु लेकर के गिराएंगे, तो गुरुत्वाकर्षण उसे क्या करेगी? गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ आकर्षित करेगी, स्मॉल जी अपनी तरफ आकर्षित करेगी। लेकिन यदि हम नीचे जमीन में खड़े हों और एक गेंद को लेकर के ऊपर की तरफ फेंकें, तो देखिएगा ध्यान से, उस पर गुरुत्वीय त्वरण उस पर भी काम करता है ना। लेकिन तब हमारा जितना भी मान होगा वो निगेटिव में हो जाता है, और जब नीचे की तरफ आता है तो गुरुत्वीय त्वरण के दिशा में पिंड गति करता है ना। ठीक, ऊपर से नीचे करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा में गति करता है, इसलिए वहां पे सारा वैल्यू क्या हो जाता है? पॉजिटिव में हो जाता है। किस में हो जाता है? पॉजिटिव। लेकिन जब हम ऐसे खड़े होकर के गेंद ऐसे नहीं फेंकते, आपस में कैच वैच करते हैं ना लड़के, तो वहां पर सारे डाटा क्या हो जाते हैं? गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत कार्य करते हैं। आप गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत कार्य करते हैं तो डाटा में क्या हो जाएगा? सारा मान निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, लिखे हैं गति का अध्ययन नियत त्वरण के अधीन गति के समीकरणों द्वारा किया जा सकता है। अब गति के समीकरणों में दो कंडीशंस होंगे, जब कोई पिंड या गेंद ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। माना किसी पिंड को हम u वेग से नीचे की ओर फेंक रहे हैं, मान लीजिए छतों पे खड़े हैं हम, कोई गेंद लिए और u वेग से नीचे की तरफ ऐसे फेंक दिए, तो यह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के क्या हो जाएगी? अधीन हो जाएगी ना, गुरुत्वीय त्वरण के दिशा में आएगी ना, जिधर नीचे की तरफ खींचे दिशा में आएगी की तरफ आती है। तब t समय बाद पिंड का द्वारा प्राप्त वेग क्या हो जाएगा? v बराबर u प्लस gt। ये आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरे समीकरण में क्या कह रहा है कि t समय बाद पिंड द्वारा गिरी गई ऊंचाई, मान लीजिए 1 सेकंड 2 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद वो कितनी ऊंचाई नीचे आ गई गेंद, तो इसके लिए फार्मूला होगा ऊंचाई नापने के लिए h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपका समीकरण सेकंड मिल गया। और यदि पिंड h ऊंचाई गिरने के बाद, मान लीजिए h ऊंचाई गिरने के बाद v वेग प्राप्त कर लेता है, तो तीसरा समीकरण क्या प्राप्त होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ये समीकरण 3 हो गए। अब कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि यदि पिंड को मुक्त रूप से छोड़ दिया, जैसे छोड़ फ्री हवा मुड़े हुए तो छोड़ दें, तो u क्या होगा? समीकरण 1 2 3 तीनों u का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे ही आप किसी पिंड को मुक्त अवस्था में फ्री फॉर्म में छोड़ देते हैं, उसके u का मान क्या हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है। u का मान प्रारंभिक क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो सब समय तीनों समीकरण में u का मान 0 रख के देखिए, तो पहले समीकरण में आ जाएगा v इज इक्वल टू gt। दूसरे समीकरण में u का मान 0 रखने पर हमें मिलेगा h बराबर हाफ at स्क्वायर, और तीसरे समीकरण में रखने पर u का मान 0 क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब दूसरा कंडीशन हमारा शुरू होता है कि हम गेंद को लेकर के नीचे से ऊपर की तरफ फेंकें, तो गुरुत्वीय त्वरण के हम विपरीत कार्य करेंगे। किसके कार्य करेंगे? किसके विपरीत कार्य करेंगे? गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत। कह रहा है यदि हम पिंड को u वेग से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण क्रिया नीचे की तरफ कार्य करती है। गुरुत्वीय त्वरण तो गेंद को अपनी तरफ खींचेगा ना, करेगा नहीं करेगा, लेकिन गेंद कहाँ जा रही है? ऊपर। तब क्या होगा? t समय बाद पिंड द्वारा प्राप्त वेग क्या हो जाएगा? v बराबर u माइनस gt, माइनस हो जाएगा, उल्टा कार्य। ठीक, पिंड द्वारा t समय में प्राप्त ऊंचाई क्या हो जाएगी? h बराबर ut माइनस हाफ at स्क्वायर। और यदि पिंड यदि ऊंचाई पर ऊपर उठने के बाद v वेग प्राप्त कर लेता है, h ऊंचाई ऊपर उठ करके v वेग प्राप्त कर लेता है, v बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा, समीकरण 3। अब आता है आपके पास द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान क्या है? भार क्या है? तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित परिमाण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? परिमाण। परिमाण माने का भार, वजन। समझ में आया नहीं? परिमाण माने क्या होता है? भार, वजन। अब देखा इसका क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा। लेकिन एक ईंट ले आए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा?
ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ठीक। और द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश, जिसमें दिशा नहीं होता, सिर्फ क्या रहता है? परिमाण रहता है। दूसरा, इसमें इसका मान सभी स्थान पर नियत बना रहता है और इसका मात्रक विग्रह है। द्रव्यमान का मान बढ़ने पर जड़त्व का मान भी बढ़ता जाता है। अगले पीरियड में भार के बारे में बात करेंगे बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना, ठीक है? जम के पढ़ें। धन्यवाद।